हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं स्टार्ट करूंगी रोग निदान का आचार्य हरिश्चंद्र के अनुसार उनके भेद निदान के। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था आचार्य चरक के अनुसार जो कि निदान के जो भेद रहते हैं चरक ने वो 3 प्रकार के बताए होते हैं। एक असात में इंद्रियार्थ संयोग था, और एक प्रज्ञाप्रात था, और एक काल। ठीक है, हमने इसको देख लिया था डिटेल में। अब हम शुरू करेंगे। आचार्य हरिश्चंद्र के अनुसार उन्होंने कितने बताया है? उन्होंने देखो 4 बताया है। एक सन्निकृष्ट है, विप्रकृष्ट है, व्यभिचारी और प्राधानिक। ठीक है, सन्निकृष्ट, ये थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये ऐसे है सन्निकृष्ट। ठीक है, तो पहला हम देख लेते हैं कि सन्निकृष्ट क्या है। तो पहला है हमारा सन्निकृष्ट निदान। ठीक है, सन्निकृष्ट का अर्थ होता है निकटवर्ती। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम देखो, जो तुम्हें भेद पूछा जाएगा आचार्य हरिश्चंद्र का तो लिखना ही लिखना है, आचार्य चरक का लिख देना। और एक है, ठीक है, उसको लिख दोगे, आपको निदान में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। राइट। अब आ गया सन्निकृष्ट। सन्निकृष्ट का अर्थ होता है निकटवर्ती। देखो, निकटवर्ती का मतलब क्या हो जाता है कि सन्निकृष्ट में जो, जैसे कि सुबह में आपके मॉर्निंग में कफ दोष बढ़ा होता है, तो उसी टाइम पे आपको कफ के भी विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो उससे क्या हो गया, निकटवर्ती, यानी कि तुरंत ही दोष प्रकोपित होके अपने जो लक्षण है वो प्रकोपित होके दिखा देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, निकटवर्ती। फिर क्या बोल रहा है कि रोग की उत्पत्ति के साथ साक्षात संबंध रखता है, मतलब रोग के उत्पन्न हुआ, ठीक है, उसके साथ साक्षात संबंध रखता है। ठीक है, दिन तथा भोजन के आधार पर दोष प्रकोपित होकर 3 भागों में बांटा जाता है। देखो, यहाँ पे जैसे एक छोटा सा टेबल है, जैसे कि यहाँ पे कफ है, कफ का प्रकोप होता है, यहाँ पित्त का प्रकोप होगा, और एक वात का प्रकोप होगा। ठीक है, तो दिन के समय में, ड्यूरिंग डे टाइम, ठीक है, तो कफ का प्रकोप कब होगा, आदि में, यानी कि पहले में। ठीक है, आदि में। और यही पित्त का प्रकोप कब होगा, मध्य में, और वात का प्रकोप अंत में होगा। ठीक है, ये डे में हो गया। और अगर नाइट की बात करें, रात में, तो कफ का प्रकोप आदि में होगा। ठीक है, और पित्त का प्रकोप मध्य में, और वात का प्रकोप अंत में। और अगर जब आप खाना खा रहे हो तो उस टाइम पे, यानी कि जब आप डिनर कर रहे हो तो उस टाइम पे वात का प्रकोप क्या होगा, आदि में होगा, पित्त का प्रकोप मध्य में, और अंत में वात का प्रकोप। ठीक है, ये एक छोटा सा टेबल है। अब आ जाता है निदान, मतलब निदान का सेकंड भेद क्या है, विप्रकृष्ट निदान। देखो, विप्रकृष्ट निदान, ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट है, यानी कि जो सन्निकृष्ट होता है और ये विप्रकृष्ट, दोनों एक दूसरे से अपोजिट है। वो तुरंत लक्षण दिखा देगा, लेकिन जो विप्रकृष्ट होगा ये बाद में लक्षण दिखाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि विप्रकृष्ट का अर्थ होता है दूरवर्ती, यानी कि वो बाद में अपने लक्षण दिखाएगा। रोग की उत्पत्ति में सीधा संबंध नहीं होता है, यानी कि जैसे कि अभी सुबह में वात का प्रकोप हुआ, तो जैसे सुबह में कफ का प्रकोप हुआ, तो सुबह में अपने लक्षण नहीं दिखाएगा, ये बाद में दिखाएगा। ठीक है, रोग आरंभ आदि दोष में 3 समान भागों में सीधा सीधा संबंध ना होते हुए भी विप्रकृष्ट निदान के द्वारा दोष संचय के बाद ही उत्पन्न होता है। ये पहले संचित होता है, फिर प्रकोप होता है, फिर अपने सिम्टम दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि उदाहरण देखते हैं कि हेमंत ऋतु में संचित हो, देखो, हेमंत ऋतु में कफ संचित होता है, और अपना जो प्रकोप दिखाता है, यानी कि कफ रिलेटेड जो सिम्टम्स होते हैं, जो हमें व्याधियां उत्पन्न होती है, वो हमें वसंत ऋतु में देखने को मिलती है। उस टाइम पे ये वसंत ऋतु में जो है कि रोग को उत्पन्न करता है, हेमंत ऋतु में संचित हुआ कफ। ठीक है, फिर दूसरा है कि ग्रीष्म ऋतु चल रही हो, तो उसमें क्या होता है, वात जो है वो संचित हो जाता है। अब वात जब संचित होता है तो वर्षा ऋतु में अपने जो है कि रोग को उत्पन्न करता है, और वर्षा ऋतु में पित्त जो है संचित होता है, और शरद ऋतु में अपने लक्षण जो है उत्पन्न करता है। ठीक है, यहाँ पे ज्वर का एक एग्जाम्पल बताया है कि ज्वर का सन्निकृष्ट निदान रुक्ष अन्नपान होता है, और विप्रकृष्ट निदान रुद्र प्रकोप। यानी कि देखो, जैसे ज्वर हुआ, आपको नॉर्मल फीवर हुए, तो सन्निकृष्ट में मतलब कि अगर जैसे कि सुबह सुबह मान लो आपको फीवर महसूस हुआ, तो आपको रुक्ष अन्नपान आदि ये सारी चीजें आपको मिल गई, मतलब कि ज्वर से रिलेटेड, तो ज्वर होता है, तुरंत ज्वर हो जाएगा। विप्रकृष्ट का मतलब वो क्या है कि तुरंत मतलब कि ज्वर की व्याधि है वो धीरे धीरे संचित होने लगती है, फिर बाद में जो अपना प्रकोप दिखाती है वो बहुत ही रुद्र प्रकोप, यानी कि बहुत ही असहनीय, बहुत ही पीड़ा कष्टदायक होता है जो। ठीक है,
अब यहाँ पे जो थर्ड नंबर आ जाता है वो व्यभिचारी निदान होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि कुछ ना ऐसी व्याधियां होती हैं जो दुर्बल होने की वजह से वो अपने आप को उत्पन्न नहीं कर पाती हैं, ठीक है, लीन हो जाती है, यानी कि हमारे शरीर में ही रह जाती है, उसको हम व्यभिचारी निदान कहते हैं। ठीक है, उसमें क्या कह रहा है कि दुर्बल होने के साथ जो हेतु व्याधि को उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाती है, उसे हम व्यभिचारी कहते हैं। रोग निदान की उत्पत्ति आहार विहार, या तो ये आहार विहार से उत्पन्न होगी या बाहरी किसी कारण से होगी, ठीक है, उससे प्रकोपित होकर जो दोष और दुष्य बल पर निर्भर करती है, ठीक है, हमारे दोष दुष्य के बल पर निर्भर करती है। निदान यदि अन्न हो तो, ठीक है, निदान यदि कि अल्प, यहाँ पे जो है वो अल्प है। अगर निदान अल्प होता है तो दोष दृष्टि भी सौम्य स्वरूप का ही होता है, यानी कि निदान अगर अल्प होगा तो जो दोष की दृष्टि होगी वो भी सौम्य होगी, वो भी कम ही होगी, तो इसका परिणाम क्या होता है कि सौम्य स्वरूप का ही होता है, तो रोग भी जो होता है वो सौम्य स्वभाव का होता है। फिर फोर्थ नंबर आ जाता है प्राधानिक निदान। ठीक है, प्राधानिक निदान क्या कह रहा है कि उग्र स्वभाव होने के कारण शीघ्र ही दोष को प्रकोपित करके रोगों को उत्पन्न करने वाली हेतु प्राधानिक कहलाती है। देखो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, और यहाँ पे जो स्टार्टिंग में मैंने बताया है कि सन्निकृष्ट और विप्रयोग वो भी एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, व्यभिचारी उग्र मतलब कि वो अपनी दुर्बल स्वभाव की वजह से रोग को उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाती है, लेकिन जो प्राधानिक होती है ये उग्र स्वभाव का होता है, जिसकी वजह से वो आसानी से रोग को उत्पन्न कर देता है। फिर क्या कह रहा है, जैसे उदाहरण के रूप में कि मारक विष प्रत्येक व्यक्ति के निश्चित रूप से मारक उत्पन्न करता है, आगंतुक कारण ही प्राधानिक हेतु होता है। यानी मारक विष, कोई भी आप जहरीला विष हो तो वो निश्चित ही व्यक्ति को क्या करता है, मार देता है, मृत्यु का कारण बनता है। तो जब इजीली मृत्यु का कारण बन जाता है विष को पान करके, तो वो किस में आ गया, प्राधानिक निदान में आ गया। अब यहाँ पे मधुघोष टीका ने एक और बताया है कि अन्य भेद, निदान के अन्य भेद है 3। कौन से, पहला है दोष हेतु, व्याधि हेतु और उभय हेतु। ठीक है, अब हम एक एक को डिटेल में देख लेते हैं कि दोष हेतु मतलब क्या है, दोषों के विषय करने वाले कारण हेतु कहलाते हैं, यानी कि दोषों के अनुसार जो होते हैं, जो उत्पन्न होते हैं व्याधियां, उसको हम दोष हेतु कहते हैं, मतलब दोष की वजह से। उदाहरण क्या है, ऋतु के अनुसार दोषों का संचय प्रकोप शमन करने वाले आहार विहार आदि, यानी कि दोष के अनुसार जो भी आपके संचित होते हैं दोष, उनके संचय प्रकोप और प्रसर के अनुसार या फिर आहार विहार के आदि से जो उत्पन्न होते हैं। हेमंत में स्वभाव से मधुर रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, हेमंत ऋतु आती है जब, ठीक है, हेमंत ऋतु में तो मधुर रस की उत्पत्ति होती है उस टाइम पे। ठीक है, तो वहां पे संचय किसका हो जाता है, कफ का, क्योंकि आपने देखा होगा कि मधुर जब रस हम खाते हैं तो ये कफ को बढ़ाता है। मधुर रस क्या होता है, कफ को बढ़ाता है। तो वहां पे हेमंत ऋतु में किसको संचित हो जाता है, कफ का। तो वसंत ऋतु में उस कफ का प्रकोप हो जाता है, हमें वसंत ऋतु में वो चीजें देखने को मिलती है। फिर दूसरा आ जाता है व्याधि हेतु। व्याधि हेतु मतलब कि निश्चित व्याधि का उत्पादक हेतु व्याधि कहलाता है। जैसे कि व्याधि का जो उत्पादक होता है वो क्या होता है, व्याधि हेतु कहलाता है। उदाहरण के रूप में मिट्टी का भक्षण करना पांडु रोग का कारण है, यानी कि आप मिट्टी को खाते हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, पांडु रोग होता है। पांडु रोग होता है इस वजह से आप मिट्टी को खाते हो। ठीक है, अतः मृत्ति का भक्षण पांडु रोग का व्याधि हेतु है। मिट्टी खाने की वजह से आपको पांडु रोग यानी कि अनेमिया हुआ है। ठीक है, ये अनेमिया, तो किसकी वजह से अनेमिया हुआ, इस वजह से आप क्या हो जाते हो, मिट्टी खाते हो, तो ये क्या हो गया, व्याधि का हेतु हो गया कि व्याधि किस वजह से हुई है। अब आ जाता है उभय हेतु। उभय हेतु जो विशिष्ट दोष का प्रकोप हो साथ ही विशिष्ट व्याधि का, देखो उभय का मतलब होता है यानी कि दोष, ठीक है, दोष और व्याधि दोनों का प्रकोप हो, ठीक है, तभी इसको उभय बोल दिया है। उभय मतलब कि दोनों का प्रकोप है। ठीक है, जो विशिष्ट दोष का प्रकोप, यहाँ पे दोष का प्रकोप और विशिष्ट व्याधि का भी उत्पादक हो, उसे हम उभय हेतु यानी कि दोष व्याधि हेतु कहा जाता है। अब उदाहरण जैसे कि हाथी ऊंट घोड़ा के समान, ठीक है, हाथी ऊंट तथा घोड़ा के समान यान पर, यहाँ पे बान नहीं है, यान है, ठीक है, यान के समान यान पर चलने वाली वायु तथा विदाही अन्न सेवन से पित्त रक्त की दुष्टि होती है। इस प्रकार यान और विदाही अन्न एक साथ मिलकर वात रक्त रोग को उत्पन्न करता है। अब यहाँ पे कुछ और जो है कि इसके भेद बता दिए हैं।
निदान के। तो पहला है उत्पादक हेतु। उत्पादक हेतु मतलब क्या होता है कि दोष का संचय करने वाले कारण को, मतलब जिस कारण से हमारा दोष हमारे बॉडी में संचित होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उत्पादक। क्योंकि आगे चल के वो उत्पन्न करेगा दोष को, ठीक है, उसके व्याधियों को उत्पन्न करेगा। तो दोष को जो संचय करके करने वाला कारण होता है उसे हम उत्पादक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हेमंत ऋतु, हेमंत ऋतु मधुर रस उत्पन्न होता है, ठीक है, मधुर रस उसमें सबसे ज्यादा होता है। तो मधुर रस की वजह से किसका उत्पादक होता है, कफ का उत्पादक होता है, ठीक है। फिर दूसरा आ जाता है व्यंजक, ये हो गया दूसरा। तो क्या कह रहा है कि प्रेरक अर्थात रोग को व्यक्त करने वाले कारण को व्यंजक, मतलब ये रोगों को व्यक्त ही कर देता है, ठीक है। जैसे कि हेमंत ऋतु है, हेमंत ऋतु में कफ संचित होता है, तो वो कब अपना प्रकोप दिखाता है, वसंत ऋतु में। क्यों? क्योंकि हेमंत ऋतु में क्या होता है, कफ संचित होता है, उसमें ठंड का मौसम होता है, तो कफ क्या होता है, जमा होते रहता है, जमा होते रहता है। लेकिन जब बसंत होता है तो उस टाइम पे सनलाइट, सूर्य का संताप जो है कि सूर्य इतना ज्यादा बढ़ा रहता है कि वो हमारे कफ को क्या करता है, संताप करता है, पिघलता है, ठीक है, जिससे कफज रोग व्यक्त होता है, ठीक है। इसलिए वसंत ऋतु का संताप क्या होता है, व्यंजक हेतु होता है, ठीक है। फिर वापस से आ जाता है कि अन्य अन्य दो भेद, एक जो बाह्य होता है, बाह्य हेतु, ठीक है। तो बाहरी आवरण मतलब शरीर के बाहर से जो कारण होता है निदान का, उसे हम क्या कहते हैं, बाह्य कारण कहते हैं। जैसे कि आहार हो गया, विहार हो गया, काल, जीवाणु, आयत आदि बाह्य हेतु कहलाते हैं। अब आ गया अभ्यंतर। अभ्यंतर यानी कि हमारे शरीर में ही, ठीक है। बाह्य मतलब कि क्या होगा कि हमारे आहार विहार के थ्रू हम जैसा रहन सहन करते हैं उसके अनुसार जो उत्पन्न दोष होते हैं वो। अभ्यंतर में जो हमारे शरीर के जो दोष, दूष्य मल इनसे दूषित होके जो हमें व्याधियां उत्पन्न होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, अभ्यंतर हेतु कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि शरीर के दोष, दुष्यादि मल को भी अभ्यंतर हेतु कहते हैं। रोगों को प्राधानिक हेतु दोष प्रकोप होता है। दोषों का प्राकृत, वैकृत या विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान होना आवश्यक है, ठीक है। इन अभ्यंतर हेतुओं को पुनः विभाजित किया जाता है। अब यहाँ पे अन्य दो भेद बताए हैं, एक अनुबंध और एक अनुबंध है। देखो निदान का जब आप भेद लिखोगे तो इसे जरूर लिखना क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अनुबंध और अनुबंध, ठीक है। अनुबंध मतलब होता है प्रधान, ठीक है, जो स्वतंत्र रूप से व्याधियां उत्पन्न करती हैं वो क्या हो गया, अनुबंध हो गया। जैसे स्वतंत्र व्यक्त लक्षण वाला, द्रव्य गुण सामान्य से बढ़ने वाला, विशेष से उपशमन होने वाला। जैसे कुछ व्याधियां होती हैं जो स्वतंत्र रूप से पाई जाती हैं, लेकिन कुछ व्याधियां जो सिर्फ लक्षण के रूप में उत्पन्न होती हैं वो क्या हो जाती है, अनुबंध, यानी कि अप्रधान, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे आधमान को ले लो, आधमान ये दोनों है, ठीक है। यह कई व्याधियों के लक्षण में भी उत्पन्न होता है और ये स्वतंत्र व्याधि भी है, ठीक है। जैसे ज्वर भी हो गया, ज्वर क्या है, वो प्रधान हो गया, लेकिन कई सिम्टम्स में आपको देखने को मिलेगा कि वह किसी और व्याधियों के साथ भी उत्पन्न हुआ है, तो वो क्या हो गया, अनुबंध। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अप्रधान का अर्थ होता है गौड़, यानी कि अन्य दोष के साथ जो उत्पन्न होता है, जैसे कि आधमान, ठीक है, अन्य दोष के साथ भी उत्पन्न होता है, ठीक है। जैसे अजीर्ण आपको हुआ है तो भी आपको अधमान हो सकता है, ठीक है, ये उसका निदान है। जैसे उपद्रव होते हैं जो अपने द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष की अपेक्षा न रखने वाला हो उसे हम अप्रधान कहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सबको बहुत अच्छे समझ में आया हो। तो यहाँ पे मैंने निदान खत्म किया, तो कल हम करेंगे आशय अपकर्ष, ठीक है। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आशय अपकर्ष के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।